हजारों साल पुरानी सभ्यता, 76 साल की आजादी और आज ये है हमारा देश। लेकिन ये देश यहां तक पहुंचा कैसे? शिक्षा। इस देश में हमेशा शिक्षा और ज्ञान को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और इसी सम्मान में टेक्स्ट बुक लेकर आया है आजादी सेल, जहां पर आपको सभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जुड़िए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। 14 से 15 अगस्त ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिलेगा सिर्फ ₹199 में और ईयरली पास प्रो मिलेगा सिर्फ ₹299 में। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू दी टेक्स्ट बुक। गाइस, आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से, आपके सभी अपनों को मेरी तरफ से, इस देश के हर एक छात्र को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे हम अपने देश को इतना बेहतर मानते हैं, कैसे दुनिया हमारे देश को, हमारी कंट्री को सलाम करती है और क्या हमने इस 76 सालों के अंदर यानी कि 76 ईयर्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या चीजें हम लोगों ने एग्जीक्यूट करी देश के अंदर। तो चलिए एक एक करके इन सारी चीजों को विस्तार से देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली गाइस, अगर हम बात करते हैं हमारे देश को आजाद होने के बाद की, तो भारत सबसे पुरानी सभ्यता, अलग अनोखी अनेक भाषाएं और लेकिन इसकी विविधता यानी कि इसकी डायवर्सिटी के बाद भी हम एक हैं और एक अखंड भारत है। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं तो आजादी से लेकर आज 76 साल तक हमने बहुत कुछ देखा और भारत की ताकत आज पूरी दुनिया को सलाम करती है। अगर हम 76 साल की बात करें तो चलिए देखते हैं इसका एक सफर क्या रहा। जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक हमने किन किन चीजों को देखने की कोशिश करी, किन किन चीजों को हमको देखने को मिला। तो जो सबसे पहली चीज थी देश के अंदर आजादी के बाद, वो था गाइस हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि देश का संविधान। तो अगर हम बात करते हैं आजादी के बाद जो सबसे पहला और ऐतिहासिक क्षण था, आप तब आया जब देश को अपना संविधान मिला, देश को अपने नागरिकों के, सारे नागरिकों को समान अधिकार मिला। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं तो उसके बाद आता है गाइस हमारा पहला हमारा क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला जो कि 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी यानी कि एग्जीक्यूशन में आ चुका था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देश आगे बढ़ रहा था और देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ जो कि 1952 में था, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनको वो विजय 44% वोट शेयर के साथ थे, जिनको 364 सीट मिली थी और बहुमत के लिए जरूरी थी 245 सीट्स और टोटल सीटें थी हमारे पास, कुल जो सीट्स थी वो 489 थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर संविधान के बाद का सब वक्त था जब एक मजबूत लोकतंत्र की जरूरत थी और आज आप सब जानते हो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी देश में अब चीजों की तरक्की करना, लोगों को बारे में बताना, नई नई चीजों को लाना, लोगों के लिए चीजों को बड़ा आसान बना देना। और उसी में जो हमारा पहला कदम उठा था वो था इंडियन रेलवे। आज आप सब जानते हो इंडियन रेलवे के बारे में, दुनिया का हर इंसान जानता है इंडियन रेलवे के बारे में कि भाई रेलवे क्या चीज है। भारतीय रेलवे आज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय। तो जरा रेलवे के बारे में बात करते हैं सॉरी। तो रेलवे का गठन गाइस 1951 में हुआ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्तता रेल नेटवर्कों में से एक है। आज भारतीय रेलवे जैसे किसी ज्ञात है 7000 से ज्यादा स्टेशनों पे संचालित होता है। यार 7000 स्टेशन काफी ज्यादा स्टेशन होते हैं। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं तो भारत ने रेलवेज के बाद हम लोगों ने अपनी अंतरिक्ष की तरफ, हम लोगों ने अपने क्या बोलते हैं, अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करना स्टार्ट कर दिया और उसमें पहला आया भारत ने एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर, जिसके बारे में आप सभी जानते हो, विकसित करके दुनिया को दिखाया कि वो एक महाशक्ति बन सकता है। अप्सरा परमाणु, जिसका नाम जो 1956 में विकसित किया गया था, अप्सरा परमाणु के बारे में हम सब जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2/3 आबादी को कम कीमत पर खाना उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्लियर 2013 को पारित होना था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व संगठन ने मार्च 2014 में भारत को एशिया में पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया। तो गाइस ये वो दौर था जब देश हमारा पोलियो मुक्त भी हो चुका था। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं तो उसी वर्ष भारत में अपना जीपीएस भी देखा गया। आप सभी को पता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है, तो जीपीएस भी 2014 में हमको देखने को मिला। स्वदेश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हवा में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया। तो उसी दौर में
हमारे देश के अंदर तेजस आया और देश की हवाओं के अंदर उसने भी अपना प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम रुके नहीं और हम और आगे बढ़ते गए, और जब हम और आगे बढ़ते गए तो अब बात थी अनाज की, देश के लोगों को प्रॉपर तरीके से खाना पहुंचाने की, हर एक इंसान भूखा ना रहे। या फिर अगर हम बात करें तो देश के बाहर आयात निर्यात करने की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की। आप सभी जानते हो हमारे देश के मसाले बहुत ज्यादा फेमस हैं, और इसी तरीके से देश में किन किन चीजों को हम बाहर भेज सकते हैं जो वहां पे नहीं है, और क्या क्या चीजें हम लोग ले सकते हैं, इन सारी चीजों को बहुत हद तक करने की कोशिश करी। तो अनाज की कमी से लेकर अनाज के निर्यातक बनने तक का सफर अंग्रेजों ने कृषि व्यवस्था को इस हाल में पहुंचा दिया था कि आजादी के समय देश के पास ना तो पर्याप्त अनाज था और ना ही अनाज उत्पन्न के लिए आधारभूत सुविधाएं थी। साल 1950-51 में केवल 5 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, जो कि देश में 35 करोड़ जनसंख्या को पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। और आज आपको भी पता है देश की जनसंख्या कितनी है। स्थिति को गंभीर अंदाजा हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखा और देश की जनता से एक वक्त उपवास रखने की अपील करनी पड़ी। उन्होंने अपने उसमें कहा कि भाई पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन एक वक्त उपवास करो, देश को अपना मान दो। तो यार ये सिचुएशन थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते गए कि यार इस चीज को हमको खत्म करना है, और जब इस चीज को हमको खत्म करना है तो इस स्थिति से जल्द निपटने के लिए भारतीय राजनेताओं ने भूमि सुधार, सिंचाई, अगर हम बात करें सुविधाओं का विस्तार किया, इरिगेशन का विस्तार किया, कृषि में वैज्ञानिक विधियों के अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए और एक हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का समेत कई बड़े कदम उठाए। अगर हम इसकी बात करें तो समय के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज व मशीनों के इस्तेमाल से आज अनाज का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली। साथ ही नतीजा यह हुआ कि आज भारत सिर्फ अपनी ही जनसंख्या को उपलब्ध करवाता है, बल्कि कृषि उत्पादों को निर्यात भी करता है। वर्तमान में भारत खाद्य उत्पादों मामलों में दुनिया में दूसरे स्थान पे है। तो एक वो सिचुएशन से सेकंड पोजीशन पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं तो अब बात थी अंतरिक्ष में पहुंचने की, और सभी ने देखा होगा अंतरिक्ष में देश ने किस लेवल पे नाम कमाया है। तो अगर हम अपने देश की बात करें तो चांद पे तिरंगा लहराना। अगर हम बात करते हैं भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है, उन्होंने 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 को भारत अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की स्थापना करी और जल्दी उस नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया गया। आज हम देखते हैं चंद्रयान हो गया, या सारी चीजें हो गई, किस तरीके से हम चीजों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। पहले उपग्रह के सफलतापूर्वक प्रक्षेपित होने के बाद भारत ने एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करना चालू कर दिए। अगर हम बात करें 7 जून 1969 की, तो भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। मतलब समझिए आप कि जिस समय हम 1979 की बात कर रहे थे तभी हम लोग भाई 2 उपग्रह को छोड़ चुके थे। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं, अब बात थी अंतरिक्ष के बाद इसरो की और उपलब्धियों की, अंतरिक्ष में पहुंचने की। अगर हम इसके अलावा की बात करते हैं तो इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा चंद्रयान-1 भेजा गया, जिसको देश का आज कोई भी इंसान नहीं भूल सकता, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की धरती पे पहुंचा। चंद्रयान-1 ने चांद पर भारतीय तिरंगा लहराकर यह इतिहास रचा और चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बना था। मतलब वी आर द 4th कंट्री इन 2008 जिसने चांद पर अपना झंडा लहराया। यह जानकर गर्व होता है कि चंद्रयान-1 ने ही चांद पर पानी की खोज की थी, और चंद्रयान-1 ही था जिसने यह बताया था कि भाई चांद पे पानी है। और भी देश थे जिन्होंने अपना मून पर सैटेलाइट भेजा था, लेकिन चंद्रयान-1 ही पहला था उन चारों में जिसने सबसे पहले बताया था कि वहां पे पानी भी अवेलेबल है। इसके बाद साल 2014 में भारत का मंगलयान, जिसको हम कोई नहीं भूल सकते, मंगल की सतह पर उतारकर एक नई उपलब्धि हासिल की। तो 15 फरवरी को 2017 को पीएसएलवी ने एक साथ 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। अगर हम बात करते हैं, सिलसिला यही नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को, अब समय आ चुका था, भारत ने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 को रवाना किया, लेकिन दुर्भाग्यवश चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला नहीं था और लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था, जो कि हम सब जानते हैं। और हमारे जो इसरो के चेयरमैन हैं उन सबको हमने देखा भी हुआ है। लेकिन उसके बाद जो एक अंदर से आग जागी थी कि नहीं यार ये करना है, जो आज देश के हर एक स्टूडेंट में होनी चाहिए। एक एग्जाम अगर फेल हो जाए डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अगली बार उसमें कितना अचीव करते हो। फिर से उठना है, फिर से लड़ने वाली कहानी है। तो अगर हम बात करें तो भाई लैंडर टूट गया। फिलहाल हमारी जिज्ञासा का यही परिणाम कि आज भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अभी हमको रुकना नहीं था, और हमको रुकने के साथ साथ आधुनिक क्लियर
हथियारों मतलब कुल मिला के हमको अपनी शक्ति भी प्रदर्शन करनी थी कि भाई हम कितने शक्तिशाली हैं हथियारों के मामले में। तो आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सैन्य बल, अगर हम बात करें विषम परिस्थितियों में भारत की अखंडता की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का गठन ब्रिटिश शासन काल में हुआ था। क्लियर। आजाद भारत में भी साल 1962 तक भारतीय सेना के पास पर्याप्त और आधुनिक हथियार नहीं थे। नतीजा यह था कि 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध हार चुका था और हार का सामना करना पड़ा। उसी दौरान यह एहसास हुआ कि भाई हमें अपनी सेना को और मजबूत करना पड़ेगा और मजबूत हथियार की हमको जरूरत पड़ेगी और उपकरणों की हमको जरूरत पड़ेगी। और 1962 में हमने भारतीय सेना की संख्या मात्र 5,50,000 थी से बढ़कर 8,25,000 कर दी गई। इसके साथ ही सेना का प्रशिक्षण संगठन और सिद्धांतों में भी अनेक बदलाव किए गए। यंत्रीकरण के जरिए भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाया गया और वर्तमान में भारत के लड़ाकू विमान में बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश पृथ्वी जैसे तेजस, मिग 29 या MiG 21 जैसे सारे उपकरण देश के पास अवेलेबल है। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं साथ में अगर हम पनडुब्बी की भी बात करें, सबमरीन्स की भी बात करें, तो अब बात करते हैं देश में अंतरिक्ष हो गया, शक्ति प्रदर्शन हो गया, खाने की बात हो गई, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर पहुंचाने की बात हो गई, यानी कि हमारे जो संसाधन थे वो बढ़ते गए। देश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में कि देश के वो कौन लोग हैं जिन्होंने खेल को यहां से वहां तक पहुंचाने की कोशिश करी, तो अगर मैं बात करता हूं ओलंपिक में भारत की झोली में जो कि हमारा यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादातर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें भारत में खेल की सुविधाएं उतनी नहीं थी। अगर आज किसी को खेलना हो, कोई ऐसे स्पोर्ट्स को खेलना हो जिसकी सुविधाएं भारत में नहीं है, उतने कोचेस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें भी तरक्की करते जा रहे हैं। और आज आप देखते हो हमारे ओलंपिक मेडल जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो नीरज चोपड़ा जी का मेडल हो जो कि पहले एथलीट का मेडल हो, या वो हमारा बाकी किसी भी एथलीट का हो, चाहे वो बॉक्सिंग का हो या कुछ और हो। तो अगर हम बात करते हैं पहली बार भारत ने 1900 में पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लिया। कई सालों तक देश की झोली में 1 या 2 पदक आते थे। साल 2012 सब जानते हैं ओलंपिक्स के बारे में। लंदन ओलंपिक में देश का सर्वाधिक 6 पदक मिले थे, लेकिन टोक्यो 2020 में भारत का सबसे सफल ओलंपिक साबित हुआ, जिसको हम सबने देखा है लॉकडाउन के टाइम पे। इसमें भारत ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 7 पदक, जिसमें हमारे पास 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर है और 4 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल थे। अब तक खेले गए 24 ओलंपिक देशों को कुल 35 मेडल मिले, जिनमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज है। विश्व कप की बात करें तो भारत ने अपना कब्जा जमा ही लिया था विश्व कप के अंदर। तो क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने यहां पर देश के अंदर क्रिकेट को, वर्ल्ड कप को भी जीता। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, और ये 1983 में जो था वो कपिल देव जी जितवाए थे। उसके बाद अगर हम बात करें मतलब कप्तान थे। उसके बाद हम बात करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी जी का T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ICC वर्ल्ड कप। ये सारी चीजों को हम लोगों को देखने को मिला। इसके बाद हम बात करते हैं तो देश के अंदर जो एक स्टार्टअप की चीज थी वो काफी कम थी। आज हम देखते हैं बाकी बाहर की कंट्रीज के अंदर बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद खुद का स्टार्टअप चालू करते हैं, स्टार्टअप के आइडियाज लेते हैं, देश को तरक्की मिलती है। तो यहां पर भी इस चीज का एक दौर आया कि आज देश के अंदर भी काफी लोग ऐसे हैं, यंग माइंड्स जो हैं वो सीधे स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं। सिर्फ एक चीज पे बैठे नहीं है कि यार हमें कोई नौकरी दिलाएगा, हम खुद और बल्कि हम बाकी लोगों के लिए नौकरी पैदा कर सकते हैं। इस मानसिकता के साथ हमारा देश आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो आजादी के कई सालों बाद तक भी भारत में अपने स्टार्टअप शुरू करने के बारे में बहुत कम लोग सोचते थे, लेकिन आज भारत में स्टार्टअप की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के मुताबिक देश में 61,400 पंजीकृत स्टार्टअप है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। विगत दशक में स्टार्टअप के जरिए 6.6 लाख प्रत्यक्ष और 34 लाख अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन हुआ। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या भी 100 के आसपास पहुंच गई है। यूनिकॉर्न आप सब जानते हो। इसके बाद अगर हम बात करें, जानकार अच्छा लगा कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र बन गया है। तो ये अपने आप में एक और उपलब्धि थी कि हमें हमेशा टॉप 5 के अंदर पहुंचाना है कंट्री को। कहां पर? एज कंपेयर टू दुनिया की बाकी देशों के कंपेयर। अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप के बाद, महिलाओं ने तय किया कि 4 दीवारी में अंतरिक्ष तक की यात्रा करनी है। इस पर हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। आजादी के 7 दशकों के सफर में देश की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। पिता की संपत्ति में बेटियों को बेटे के बराबर हक दिलाने वाला कानूनी अधिकार समेत अन्य कई अधिकारों को प्रदान कर महिला को और मजबूत आजादी दिलाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देश इसी तरीके से हमारा बढ़ता रहा। आप सब लोग जानते हो अलग अलग पर्सनालिटीज हमारे देश के अंदर आते गए कि भाई फर्स्ट वुमेन कौन है इस पर्टिकुलर फील्ड के, फर्स्ट वुमेन कौन है, इनको भी आप सब जानते हो, इनको भी आप सब जानते हो, इन सारे लोगों को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। तो आज देश की महिलाएं घर की चार दीवारी से निकलकर देश को एक बहुआयामी विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही है। 50 साल की उम्र में सभी लोग जानते हैं हमारे पास नायका का स्टार्टअप करने वाली फाल्गुनी नायर, आप सोचिए 50 साल की एज में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है उस इंसान के लिए, उस स्टूडेंट के लिए जो आज मात्र 25 साल का और ये सोचता है कि मेरी जल्दी से जॉब लग जाए। तो जॉब तो लगेगी, लेकिन जो 50 साल के अंदर किसी चीज को करने का जज्बा है वो जज्बा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। यही एक स्टूडेंट को चीजों को सीखना चाहिए और यही हमारे भारत के इतिहास है जिससे हम लोग ये सीख के आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें महिला फाइटर भावना कंठ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली बचेंद्री पाल या अरुणिमा सिन्हा और अंतरिक्ष की सैर करने वाली कल्पना चावला सहित अनेक नाम ऐसे हैं जिन्होंने मिसाल कायम की हुई है देश की। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं तो इन सभी चीजों के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, इन सभी चीजों के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इनके अलावा आजादी के 75 साल में चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या हमारा हेल्थ सिस्टम हो, बैंकिंग सिस्टम हो या सारे सिस्टम हो, इन सभी में एक देश ने अलग ही लेवल पे कीर्तिमान बनाया है। ये तो है आजाद। ये तो हमारा क्या है गाइस, ये तो हमारा पर्टिकुलरली क्या है, आजाद है ना। जस्ट अ मिनट, यस। ये तो आजाद भारत की वो उपलब्धियां हैं जिसको आज दुनिया सलाम करती है और हम गर्व से सर उठाकर कहते हैं कि हम भारतीय हैं और मेरा भारत महान है। तो गाइस, इस इंडिपेंडेंस डे आप सभी को अगेन मेरी तरफ से एक और बेस्ट विशेस, और यकीन मानिए ये सारी चीजों को जानने के बाद जिस तरीके की एनर्जी हमारे अंदर डेवलप होती है हर साल, ताकि हम अपना आने वाले साल को और बेहतर बनाएं और कभी भी अपने आप को उस पोजीशन पे लाके ना रखें कि यार हम हार मानने में से लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 76 साल के अंदर इस चीज को अपने अंदर लाए, इस चीज को डेवलप किया। हम वो लोग हैं जो हार मानने वाले नहीं हैं। और गाइस, जिस तरीके से आप लोग एग्जाम्स की तैयारी करते हो, बहुत बार आप लोगों को एग्जाम्स में फेलियर देखने को मिलता है। बहुत बार आपको एग्जाम्स के अंदर ये देखने को मिलता है कि यार मेरा पर्टिकुलर 1 नंबर से रह गया है, 2 नंबर से रह गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस पर्टिकुलर चीज को वहीं छोड़ के हमें अपनी चीजों को वापस एक्सेलरेट करना है, वापस आके करना है, और धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे सफलता हमारे पास अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगी। सो इसी चीज के लिए गाइस आज टेक्स्ट बुक ने आप लोगों को एक बहुत प्यारा ऑफर दिया है। जरा मैं आप लोगों को ऑफर दिखाता हूं। क्लियर ऑफर बोलूंगा, एक गिफ्ट प्रोवाइड किया है। और अगर मैं उस गिफ्ट के बारे में बात करता हूं तो वो गिफ्ट सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप YouTube पर कोई भी मेरी वीडियो को ओपन करेंगे या फिर इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी चीज मिलेगी। और वो गिफ्ट सिर्फ इतना सा है कि आज आपको बढ़ते भारत का भरोसे 12 से लेकर 15 अगस्त तक इस इंडिपेंडेंस डे आपको ये गिफ्ट प्रोवाइड किया गया है कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का कोई भी सब्सक्रिप्शन को मिनिमम कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं या मैकेनिकल, सिविल हो या AAI ATC जूनियर ATC कैडर हो, और उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा विजिट करना है, उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना है और बढ़िया तरीके से उसको एनरोल करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। तो जय हिंद गाइस, मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।